Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जेल में है हाफिज सईद साहब। साहब जेल में तो लखवी था, वो जेल में रह के बाप बन गया। बताएं अब ये कौन सी साइंस है? ये तो मुझे नहीं पता कि ये कौन सी जेल है जहाँ जेल में बंदा जेल में है और उसके बच्चे हो रहे घर पे। तो ऐसी जेल तो मतलब सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकती है। दो अब्दुल मिले थे, एक हिंदुस्तान को मिला था, एक पाकिस्तान को मिला था। हमारा जो अब्दुल कलाम था, हमने उसको सर पे बैठाया, देश का राष्ट्रपति बनाया और उसको इतनी इज्जत दी। वो भी हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, हमारे प्रेसिडेंट थे। और आज की तारीख में सिर्फ इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स नहीं, हिंदुस्तान का एक एक शहरी डॉक्टर कलाम को सल्यूट करता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट करे, उनसे पहले भी 74 में न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट हो चुका था जब इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उन्होंने हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी में सक्षम बनाया। नेशन रिस्पेक्ट्स AQ खान, वो हीरो है हमारा। और जिसने आपके लिए मिसाइल बनाई, आपने उसको जेल में डाल दिया क्योंकि उसने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन करा था। चाइना के साथ आपके बॉर्डर्स पे लड़ाई हुई, जो कुछ हुआ, तो उसपे आप इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं जाते जितना आप लोग पाकिस्तान के साथ जाते हैं। ऐसा क्यों है? जी, चाइना के साथ हमारी 1967 के बाद चाइना का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इंडिया में 4 किस्म के बॉर्डर हैं। चाइना के साथ जो बॉर्डर है, हम उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। और 1967 के बाद आप लगा लीजिए तकरीबन 55 साल हो गए आजू, और 55 साल में एक भी गोली फायर नहीं हुई, सिंगल राउंड ऑफ एमुनेशन फायर नहीं हुई, कोई जख्मी नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत थप्पड़ लात घूसे ये चले हैं बॉर्डर पे, पर फौजें थप्पड़ लात घूसों में नहीं लड़ती हैं। आर्मीज डोंट फाइट लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं चाइना में भी अंडरस्टैंडिंग है कि इस चीज को एस्केलेट नहीं होने देना। ये होता क्यों है ये भी जल्दी से बताता चलूं। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसको हम लोग अक्सर क्या होता है, मेंटली जोड़ने की कोशिश करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से, जो कि 750 किलोमीटर की है पाकिस्तान के साथ, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, जो पहले स्टेट था। आरजू जी, मामला यह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो पाकिस्तान के जो माफ कीजिएगा चाइना के साथ है, वो परसेप्शनल है, वो फिक्स नहीं हुई है, वो परसेप्शनल है। चाइनीज अंदर आते हैं, उनको लगता है हम चाइना में ही आ रहे हैं क्योंकि वो क्लेम करते हैं वो टेरिटरी। हम लोग चाइना के अंदर चले जाते हैं क्योंकि हम क्लेम करते हैं। लेकिन जो भी अभी तक हुआ है हमारा चाइना के साथ, मैं भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे मैं सर्विस कर चुका हूं, और वहां पे मैंने देखा था, मैं भी करीब काफी दर्जनों बार मैं चीन के अंदर जा चुका हूं। तो उनको हम ड्राई फ्रूट दे देते हैं, बादाम पिस्ते उनको पसंद आते हैं, तो उन्होंने हमें वो कंडेंस मिल्क का डब्बा दे दिया था, मुझे एक बार याद है। और एक चाइनीज जैकेट भी दी थी चाइनीज आर्मी की, वो पता नहीं किसी ने ले ली मुझसे। तो ऐसा मतलब वहां पे बेसिकली 1967 के बाद फायरिंग नहीं हुई। लाइन ऑफ कंट्रोल में ऐसा नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल में हर रोज बमबारी होती है, हर रोज वहां किसी न किसी को चोट लगती है, आपकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी बुरी खबरें मिलती हैं। तो चाइना और पाकिस्तान का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है। आज जी वैभव जी, मैं कहना चाहूंगा कि देखे आप, मीनारे पाकिस्तान वाजपेयी साहब गए और ये उन्होंने साबित किया वहां जाकर के कि हमने पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया है। उनके वहां जाने का पर्पस जो था, जो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल पर्पस था, मीनारे पाकिस्तान पे कोई वो मतलब छोले भटूरे खाने तो नहीं गए थे, और ना ही मीनारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ है कि वो वहां जाकर के उन्होंने फोटो खिंचानी थी। इट वॉज जस्ट अ सिग्नलिंग। उन्होंने बस एक सिग्नल देना था कि हाँ अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मीनारे पाकिस्तान जा रहा है, तो उसका मतलब है कि ही हैज एक्सेप्टेड, इंडिया एज अ कंट्री हैज एक्सेप्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। तो ये पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि जब वो वहां से आए तो पाकिस्तान में उसके बाद क्या हुआ, इसके ऊपर डिस्कशन क्यों नहीं होता है कि उस मीनारे पाकिस्तान को पानी से धोया गया था क्योंकि वहां पे एक सो कॉल्ड हिंदू जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर था वो गया था, तो इसलिए वो नापाक हो गई थी जगह, तो उसको पानी से धोया गया। तो ये भी उसी तारीख का हिस्सा है। तो इंडिया ने जहां ये जेस्चर दिखाया था कि वो वहां पे गए और जाने के बाद उन्होंने ये बताया कि हाँ हमने एक्सेप्ट किया है पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस, तो उसको वहां पानी से धो करके उस नफरत को भी जाहिर किया गया जो कि उधर से आई, सामने की तरफ से। अगर वाजपेयी साहब यहाँ से गए तो मुशर्रफ ने फिर कारगिल भी किया, और मुशर्रफ ने कारगिल करके ये दिखाया कि सामने से क्या इंटेंशन है। मोदी साहब जब इंडिया से जाते हैं नवाज शरीफ से मिलने के लिए उनकी पोती की शादी में, तो उसके बदले में क्या होता है, मतलब पठानकोट होता है, उरी होता है। तो जब भी इंडिया ने कोई भी जेस्चर दिखाया, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, इंडिया ने जो भी जेस्चर दिखाए, उसका जो रिटर्न आया है, उसका जो फ्लैशबैक आया है,
वो हमेशा किसी न किसी टेररिस्ट अटैक या किसी न किसी डिमीनिंग एक्ट के थ्रू आया है। तो देखिए एक चीज है, और आप जब इंडिया में रेडिकल एलिमेंट्स को पाकिस्तान में रेडिकल एलिमेंट्स को जब आप कंपेयर करते हैं, तो मैं समझता हूँ आप तब नाइंसाफी करते हैं जब आप इनको आप एक तराजू पे तोलने की कोशिश करते हैं। आपके यहाँ पे जो रेडिकलाइजेशन है उसकी भेंट जो है पिछले 10 साल में करीब 50,000 के करीब लोग चढ़ चुके हैं, आपके अपने शहरी, मैं इंडियंस की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ। और आपकी रेडिकलाइजेशन की वजह से हमारे यहाँ भी टेररिस्ट अटैक होते हैं, हमारे यहाँ हम लोग इम्पैक्ट होते हैं डायरेक्टली। अगर यहाँ पे बनारस में, लखनऊ में, कानपुर में या बैंगलोर में अगर कोई हिंदुत्ववादी या कोई इस तरह के जो बहुत ज्यादा जो रेडिकलाइज नेट केसेस हैं, अगर कुछ करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं जाता है, उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ लोकल शहर, जिला या स्टेट के लेवल तक ही महदूद होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये कंपैरिजन हमें नहीं करना चाहिए। जी एजाज, जवाब देंगे आप? बिल्कुल। मैं जो बातें इन्होंने कही हैं उनमें से अक्सर पर इत्तेफाक करता हूं, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं जरूर बताऊंगा। आपने पहली बात की कि जी मीनारे पाकिस्तान को धोया गया था। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने मीनारे पाकिस्तान को नहीं धोया था। ये ऐसा ही है कि पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो या मियां नवाज शरीफ जब हिंदुस्तान का दौरा करते हैं तो आपकी जो लोग हैं वो उस जगह को धोते हैं और कहते हैं कि जी भ्रष्ट हो, हिंदुस्तान भ्रष्ट हो गया। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम पाकिस्तानी ये कहें कि हिंदुस्तान की सरकार जो कि अवाम को रिप्रेजेंट करती है, विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करती है, अच्छी है बुरी है उसके सरबराह कोई भी है, लेकिन हिंदुस्तान के अवाम को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि उड़ी हो गया और फिर कारगिल का भी जिक्र आपने किया। तो देखिए, इस बात पे तो पाकिस्तान की हुकूमत बरतरफ हो गई। आपको पता है पाकिस्तान में गैर जमहूरी दौर का आगाज हो गया, और पाकिस्तान में जो गैर जमहूरी दौर का आगाज हुआ था उसकी एक बहुत बड़ी वजह खुद कारगिल थी। और ये कंट्रोवर्सी आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ हैं और उनके दरमियान एक इस वाले से कंट्रोवर्सी थी कि कारगिल की इजाजत उन्होंने दी या नहीं दी। ये मैं इस पर मजीद बात नहीं करना चाहता, आप मेरी बात को मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं, आप पढ़ते लिखने वाले लोग हैं। फिर जो बाद में वाजपेयी साहब और बाद में फिर मोदी साहब जब पाकिस्तान में आए तो देखिए पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि उस तरह से जमहूरियत मजबूत नहीं हुई, न होने दी गई है। उसकी कुछ डोमेस्टिक वजूहात भी हैं, कुछ इंटरनेशनल वजूहात भी हैं। डिटेल में जाए बगैर आप मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। और पाकिस्तान की जो जिस तरीके से पाकिस्तान में पार्लियामेंट और जमहूरियत मजबूत होना चाहिए था, नहीं हुआ, उसका नुकसान हुआ। सिर्फ हमें नुकसान नहीं हुआ, इस पूरे रीजन को भी नुकसान हुआ। और मैं बड़े अदब से कहूँगा, आप मेरे साथ इस पैनल पे मौजूद हैं, मेरे दिल में आप लोगों का एहतराम है। मैं वही बात के मैं कोई तौहीन वाली बात नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान में जब भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डीरेल किया गया तो हमारी जो इर्द गिर्द की दुनिया है और इंटरनेशनल दुनिया है उसने पाकिस्तान के अवाम का साथ नहीं दिया, उसने अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस का साथ दिया। तो आपने खुद माना, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि रेडिकलाइजेशन की वजह से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। आप यकीन करिए, मैं कंपैरिजन में नहीं जा रहा, अगर कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान का नुकसान हिंदुस्तान से या इवन अमेरिका से भी ज्यादा हुआ। और पाकिस्तान का नुकसान का अगर कंपैरिजन करना है तो अफगानिस्तान के साथ आप कर सकते हैं, हमारा इतना नुकसान जरूर हुआ। जी मेजर साहब। जी, मेरे पाकिस्तानी दोस्त ने बातें बड़ी अच्छी करी हैं और एट अ सर्टेन लेवल मैं इनके साथ अग्री भी करता हूं, क्योंकि इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी जिससे डिसएग्री करा जाए। लेकिन जो सच्चाई है वो मुख्तलिफ है थोड़ी सी। आप ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपकी जो सरकार है, आपकी गवर्नमेंट है, वो 26/11 ऑर्डर करती है। वो कुछ लोग हैं पाकिस्तान में जो करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वजाद खान पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। वजाद खान ने अपने इंटरव्यू में परवेज मुशर्रफ से बोला, परवेज मुशर्रफ ने खुद बोला कि कश्मीर में लड़ने के लिए हमने तंजीमें बनाई। उन्होंने परवेज मुशर्रफ जो आपके प्रेसिडेंट थे, आपके आर्मी चीफ थे, सरकारी थे, वो गवर्नमेंट ही थी पाकिस्तान की परवेज मुशर्रफ, क्योंकि इलेक्शन तो थे नहीं, 10 साल तक वही थे।
उसके पहले समय जनरल जिया उल हक थे। तो इन सब की अगर आप खासतौर से इन द लाइन ऑफ फायर पढ़ें, उनके इंटरव्यूज देखें, वो बड़े साफ तौर पे उन्होंने बोला है कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो। उन्होंने बोला लश्कर तैयबा हमारा हीरो है। तो वो लश्कर तैयबा, वो ओसामा बिन लादेन जो कि यूनाइटेड नेशंस ने जिनको बोला है कि टेररिस्ट हैं, राइट। अब देखिए मैं आपको बताता हूं एज एन इंडियन हमें क्या लगता है। ऐसा है साहब कि हमें ऐसा लगता है कि हाफिज सईद को यूनाइटेड नेशंस ने टेररिस्ट उसको बोल दिया कि ये टेररिस्ट है। वही हाफिज सईद को यूनाइटेड नेशंस ने टेररिस्ट बताया जिस यूनाइटेड नेशंस का कश्मीर के हवाले से बोलते हैं कि साहब ये 1947-48 की आप बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन की। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान कुछ यूनाइटेड नेशंस की बातें मान लेता है और कुछ बातें नहीं मानता। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम कहां से आती है। मुझे आपको पता है ना हाफिज सईद अभी किधर है? आपको पता है इस बात का? अभी हाफिज सईद किधर है? जी मैं आपको एक बात बता देता हूँ सर। नहीं मैं छोटी सी एक बात, बुरा ना मनाइएगा। हाफिज सईद का आपने जिक्र किया ना, देखिए हाफिज सईद इस वक्त जेल में, तो ऊपर एक उनके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने, किसी और ने नहीं, हुकूमत पाकिस्तान ने उनको चार्ज किया है, उनको गिरफ्तार किया है और उनको जेल में भेज दिया है। आप की बातों को मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ऐड कर रहा हूँ कि देखिए आप पाकिस्तान को बुरा कह रहे हैं। ये वही पाकिस्तान है कि जिसके आर्मी चीफ ने, जनरल मुशर्रफ ने वो बातें कही जो उन्होंने गलतियां थी उन्होंने मानी। ये आप इस बात को भी किस तरह से भी देखिए। और फिर यही वही पाकिस्तान है जिसने हाफिज सईद को गिरफ्तार किया और हाफिज सईद को आप जेल के पीछे हैं। तो इसको पॉजिटिवली भी देखिए। जी नहीं साहब, इसको हम पॉजिटिवली इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि हाफिज सईद कई बार जेल जा चुका है, कई बार जेल से निकल चुका है। पहली चीज नहीं अलाउ मी टू कंप्लीट सर। मैं थोड़ा सा, अगर आप आरजू ऐसे कैसे होगा? अगर प्लीज 1 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे फिर आप बता दिएगा। इजाज 1 मिनट मेरे साथ एक आखिरी बात, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, मैं माफी चाहता हूं। हाफिज सईद साहब प्लीज मेरा बात प्लीज। हाफिज सईद पहली दफा जेल में गए, मैं आपको बता देता हूँ। वो इससे पहले नजरबंद रहे हैं, घर पे रहे, और वो नजरबंद किसी केस पे नहीं, हुकूमत उनको ऑर्डर कर देती थी नजरबंद। ये पहली दफा हुआ है हाफिज साहब को जेल जाना पड़ा है और उनके ऊपर केस अदालत में प्रूव हुआ है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप करिए बात। अब आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा, प्लीज आप नहीं कोई बात नहीं साहब। देखिए आप जिनको साहब बोल रहे हैं, हाफिज सईद को आप साहब, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। मैं बाल ठाकरे साहब को भी बोलता हूँ, बाल ठाकरे साहब को भी साहब बोलता हूँ। सर बाल ठाकरे ने पाकिस्तानियों को नहीं मारा कभी? नहीं, उन्होंने नहीं मारा। उन्होंने इंडिया में मस्जिद, बाबरी मस्जिद को शहीद करने में बड़ा रोल प्ले किया। मैं उनका भी एहतराम करता हूँ। दो चीजें एजाज जी, ऐसा है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इंडिया के बारे में आप लोगों को पढ़ना भी चाहिए। जो शिवसेना है कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, उसके कई सारे मुख्तलिफ उसके फैसेट्स हैं जो हमारे डिबेट का स्कोप नहीं है, तो मैं वहां पे जाऊंगा नहीं, फिर डिबेट लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि हाफिज सईद ने लश्कर तैयबा शुरू करी। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट फॉर्मर आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ रिकॉर्ड पे है कि हाँ हमने शुरू करी, हाँ हमने तालिबान शुरू करी, हाँ हमने अलकायदा की मदद करी, हाँ ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। पहली चीज। अब उन्होंने बोल दिया क्योंकि वो दुबई में बैठे बैठे उन्होंने वजाद खान को इंटरव्यू दिया था, दुबई में बैठे बैठे। इंडिया में तो बोला नहीं उन्होंने, ये तो दुबई में बोला। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान में जो वैभव ने बात करी, अगर इंडिया में कोई कुछ करता भी है, ठीक है, आप जिसको कहते हैं हमारे राइट विंगर्स या जो भी आप उसको नाम देना चाहते हैं, मैं नहीं बोलूंगा, आप जो भी नाम देना चाहते हैं, किसी ने ये नहीं बोला कि हम जाके पाकिस्तान में बम फाड़ के ना पाकिस्तानियों को मार देते हैं, ठीक है। आज तक किसी ने बोला नहीं, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिक्स है, हमारी सोच है, वो इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं। दूसरी चीज, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, ये सब आपके पाकिस्तानी पंजाबी हैं, चाहे हाफिज सईद को ले लीजिए, मौलाना मसूद अजहर को ले लीजिए, ठीक है। ये कश्मीर में, आप कहते हैं ये जेल में है, चलिए आपने बोला साहब, मैंने आपकी बात मान ली, ये जेल में है, पर इनके भेजे हुए लड़के तो कश्मीर में है। इन्होंने फिर वहां पे दहशतगर्दी करनी है। और
मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, और इससे क्या हुआ है कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो तो है, पर आप दो पाकिस्तानी यहां पे बैठे, मैं आपको बताता हूं, आप लोग मानेंगे मेरी बात, पाकिस्तान की जो रेपुटेशन डैमेज हुई है इसकी वजह से, वो इररिपेरेबल डैमेज है। आज की तारीख में अगर अमेरिका आपसे बात कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा कि आप अमेरिका को कोई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप कोई बहुत बढ़िया चीज अमेरिका को दे रहे हैं, वो अमेरिका की मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान से उसको पोर्ट बिन कासिम से लेकर तोरकम गेट का रास्ता मिलता है जाने का। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान का, जो अमेरिका की और बाकी फोर्सेस की मजबूरी है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, जो कि गोरों को लगता है, और काफी हद तक मैं भी इसमें वो हूं, कि मैं भी मानता हूं ये चीज कि अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों कह रहा हूं मैं आपको? मुशर्रफ साहब के ऊपर जो अटैक हुआ था, परवेज मुशर्रफ के ऊपर जो अटैक हुआ था, वो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के लोगों ने करा था, अपने ही चीफ के ऊपर अटैक करा था, असैसिनेशन का। ये परवेज मुशर्रफ ने खुद बोला है अपने इंटरव्यू में, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूं। He said that my own people tried to kill me, not once but twice. 3 अटेम्प्ट हुए थे, 2 तो फौजियों ने ही करे थे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर फौज में आपका इस लेवल का रेडिकलाइजेशन है, तो हमें क्या पता कि जो न्यूक्लियर वेपन्स एसेट्स को गार्ड कर रहे हैं, वो भी रेडिकल इस्लामिस्ट ना हो, जो तालिबान और अलकायदा की सोच रखते हो। जरूरी नहीं है वो काला मुंह पर मास्क पहन के कुछ करें। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं सर, कि जो पूरा पाकिस्तानी स्टेट कर रहा है, मुझे ऐसी कोई नफरत नहीं है, और पाकिस्तान में एक गलतफहमी भी है काफी, मेरे बारे में काफी मीडिया ने भी कवर करा है, काफी चैनल्स यूट्यूब, मुझे पाकिस्तान के ही दोस्त मुझे भेजते रहते हैं कि ये कह रहे हैं गौरव आर्य ने। देखिए, मैंने जब भी बोला है, मैं आपको बता देता हूं, मैंने कभी पाकिस्तानी सिविलियंस या नॉन कॉम्बैटेंट्स के लिए नहीं बोला। मैं जिनको जानता ही नहीं उनसे मैं नफरत कैसे कर सकता हूं? मैं तो जानता नहीं, मैं कभी पाकिस्तान नहीं गया, मतलब ऑफिशियली कभी नहीं गया पाकिस्तान, तो मैं कैसे नफरत कर सकता हूं जनाब? आप सोचे ना कि मैं आपको अगर जानता नहीं तो कैसे हो सकता है? लेकिन ये बात सही है कि जो पाकिस्तानी फौज है, जो पाकिस्तानी आईएसआई है, लोग कहते हैं मुझसे कि मेजर साहब, मुझे ऐसा पाकिस्तानी कहते हैं कि आपने सोशल मीडिया पे आप बड़ा जहर उगलते हैं, ये करते हैं। मैंने बोला शुरुआत किसने करी? मैंने बोला आप बंद कर दो, मैं बंद कर दूंगा। आप मेरे ट्वीट्स देखें, 5 अगस्त 2019 के पहले के ट्वीट्स देखें, और आप उसके, मैं आपको डेट बता रहा हूं, 5 अगस्त, जिस दिन 370 और 35 से कश्मीर से रिवोक करा था इंडियन पार्लियामेंट ने, उसके पहले के ट्वीट्स देखें और उसके बाद के ट्वीट्स देखें। अचानक 24 घंटे के अंदर आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपके आसिफ गफूर साहब ने शुरुआत की थी। हमें यह दुख हुआ कि हमारी गवर्नमेंट है, क्योंकि हमारा जो एडीजीपीआई है, जो इंडियन आर्मी का जो पब्लिक इंफॉर्मेशन का सेल है, आप उनके ट्वीट्स देखें, उन्होंने कोई काउंटर नहीं करा। यही मेरी वैभव से बात हो रही थी, और हमने बोला कि अगर हमारी सरकार नहीं करती तो हम लोग तो जिंदा है ना, हम करेंगे। तो हमने शुरू कर दिया। अब लोगों ने बोला कि नहीं, पहले ये लोग ये बोलते थे कि ये तो कुछ नहीं बोलते, इनके मुंह में जबान नहीं है, इनको कुछ आता नहीं करना। फिर जब हमने करना शुरू करा तो बोला मेजर लात बहुत मारता है, ये बात बहुत करता है मेजर इंडिया का। तो देखिए, ये सब बातें हैं ना। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि दहशतगर्दी पाकिस्तान से आती है हिंदुस्तान में, ये बात सच है। हाँ, कश्मीर में लोकल कश्मीरी भी हैं जो इसमें मुलव्विस हैं, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। आदिल अहमद डर जो सुसाइड बॉम्बर था पुलवामा का, वो लोकल कश्मीरी था, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये कहना कि सारे के सारे पाकिस्तान से आते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 1989 के पहले, जो कट ऑफ ईयर हम मानते हैं 1989, उसके पहले कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग होती थी, टीवी सीरियल्स की शूटिंग होती थी। तो आप एक बात बताइए, लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर कायमुरीद के में, जैश मोहम्मद बहावलपुर में, उनका मेन लाहौर में, दोनों के घर हैं, वो बात अलग है। लेकिन ये तंजीमें हैं आपकी। आपने जब जेल में डाला, आप कहते हैं आपने हाफिज सईद को जेल में डाला, आपने किसने जेल में डाला? कि इंडिया के खिलाफ टेररिज्म कर रहा है, कि आपने उस चार्ज पे जेल में डाला? अगर आपने उस चार्ज में जेल में डाला है, बाय द वे, अगर हाफिज सईद को कि तुमने हिंदुस्तान में टेररिज्म करी है, इसका मतलब पाकिस्तान मानता है कि उसका एक शहरी है जो कि इंडिया में टेररिज्म कर रहा है। या तो आप बोल दीजिए कि नहीं साहब, हमने उसको इंडिया के टेररिज्म के चार्ज में नहीं डाला, हमने तो अपने ही अंदरूनी कोई मसले थे जिसके चार्ज में उसको डाला। तो फिर हमें तो वो नहीं मिला ना, वी डिड नॉट गेट जस्टिस, हमें इंसाफ नहीं मिला। आपके को अंदरूनी मामले में हो सकता है उसने जेब काट ली, हो सकता है कुछ स्मगलिंग कर लियो या दहशतगर्दी कर लियो, कुछ भी XYZ करो, आपने हिंदुस्तान के मामले में तो नहीं करा। और अगर करा है तो आप बोलिए कि साहब ये पाकिस्तान का शहरी है, इसने हिंदुस्तान में बम धमाके करे, इसने हिंदुस्तानी शहरियों को मारा है। अच्छा, मैं साहब, आपने जितनी भी बातें की है ना, मैंने बड़ी गौर से सुनी है। अब आप
ये फरमाते हैं कि जो पाकिस्तान के ऊपर जो बातें की, हाफिज सईद के ऊपर जो बातें की, मैंने आपको बताया भी कि हाफिज सईद साहब गिरफ्तार हैं और हाफिज सईद साहब के ऊपर चार्ज ये है कि वो टेरर फाइनेंसिंग करते हैं। आपने कहा कि हमारी तंजीमें, ये तो पाकिस्तान ने ऑफिशियली माना हुआ है कि ये तंजीमें हमारे पास थी, फिर पाकिस्तान ने ऑफिशियली इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया हुआ है। मुरीद के का जो जो जिस सेंटर की आप बात कर रहे हैं, उस मुरीद के सेंटर को आप देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने उसका टेक ओवर कर लिया हुआ है। आप जैश मोहम्मद की बात कर रहे हैं, जैश मोहम्मद के सेंटर के ऊपर बात कर रहे हैं, उसका टेक ओवर कर लिया हुआ है। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप जरूर तनकीद करिए, लेकिन जहां पर पाकिस्तान ने एक्शन लिया हुआ है, पाकिस्तान ने कार्रवाई की है, उसका भी जिक्र करिए। ये बिल्कुल मनफी 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 ये अच्छी बात नहीं है। आप कहते हैं कि हिंदुस्तान की ये पॉलिसी नहीं है कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। भाई कुलभूषण जाधव यहाँ पर क्या कर रहा था? पाकिस्तान से सिविलियन, तो आप कहते हैं कि दहशतगर्दी मुंबई में पाकिस्तानी मुलव्वस थे, भाई होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई किसने की? पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, उनको गिरफ्तार किया। जो बात करी थी, दो बातें करी थी। पहली बात तो कुलभूषण जाधव की, और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी आवाम मान चुका है, क्योंकि हमारे कोर्ट्स ऐसे फंक्शन नहीं करते, और दुनिया में कहीं पर भी अदालतें ऐसे नहीं चलती जैसे पाकिस्तान में चलती। पहली बात, आपने उसको सिविलियन कोर्ट में नहीं, आपने उसको मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करा। मिलिट्री कोर्ट क्या होती है मुझे नहीं पता, मैं आर्मी का हूं, मुझे आज तक नहीं पता लगा मिलिट्री कोर्ट इज मेंट फॉर द मिलिट्री, इट इज नॉट मेंट फॉर सिविलियंस। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपने कुलभूषण, मैं ये अभी इस वक्त, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको समझाऊं कि उसको ईरान से किडनैप करा था। पहली बात, मैं वो बात नहीं करूंगा। मैं 3 बातें बताता हूं कुलभूषण के बारे में, ठीक है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बनाई थी। पाकिस्तानी खुद सोचें, एक बार खुद दिमाग लगा के सोचें कि कुलभूषण जाधव, जो जाधव नाम है ना, जादेव नहीं, एक्चुअली आप लोग नाम गलत प्रोनाउंस करते हैं। जाधव, कुलभूषण जाधव जो नाम है वो महाराष्ट्रियन नाम है। अगर हमें जासूस भेजना भी होता पाकिस्तान में तो हम पंजाबी स्पीकिंग भेजते, उर्दू स्पीकिंग भेजते। महाराष्ट्र, आपने कभी कुलभूषण जाधव को सुना हिंदी बोलते हुए? साफ पता लगता है वो महाराष्ट्रियन है। वो तो उर्दू बोलेगा, हिंदी बोलेगा, 2 मिनट में आपको पता लग जाएगा कि ये बाहर का बंदा, यहाँ का है। एक मिनट सर, अलाउ मी सर, एक मिनट सर, उर्दू सब बोल लेते हैं ना, क्योंकि उर्दू एंड हिंदी बहुत सिमिलर है। उर्दू के अपने वर्ड सिर्फ 100-150 वर्ड्स हैं उर्दू के। उर्दू में तो तमिल और तेलुगु के भी वर्ड्स हैं, उर्दू में आपके फारसी के भी वर्ड्स हैं। तो उर्दू तो हम जो बात कर रहे हैं, आप, अगर मैं वैभव से पूछूंगा, वैभव ये कहेंगे आप हिंदी बोल रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगा आप बोलेंगे उर्दू बोल रहे हैं, तो उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। आपने कुलभूषण जाधव के बारे में बात करी। दूसरी बात है कि पाकिस्तान में बोला कि साहब उसका इकबालिया बयान की 0 वैल्यू होती है वर्ल्ड के कोर्ट्स में। अगर मैं इकबालिया बयान, आपने मुझे मार के, अगर आपने मुझे दुम्बा बना दिया और आपने बोला कि नहीं गौरव आर्या तुम रॉ के एजेंट हो, तो मैं दर्द कम करने के लिए बोल दूंगा यार मैं रॉ का एजेंट हूं। ये प्रूफ किसी भी इंडियन कोर्ट्स में, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी दुनिया की कोर्ट में इसको प्रूफ मानते ही नहीं। जिसको पाकिस्तानी सबूत मान रहे हैं, इसको कोई भी दुनिया की जो कंट्री है डेमोक्रेटिक, वहां पे सबूत माना ही नहीं जाता। आप कह रहे हैं उसकी जेब से पासपोर्ट मिला, मैं ये कहता हूं अगर मैं वकील होता कुलभूषण का, मुझे तो कुलभूषण के वकील का नाम भी नहीं पता, अगर उसको वकील दिया हो तो, अगर मैं होता मैं कहता साहब आपने प्लांट करा है, पासपोर्ट है ही नहीं इसका, आप प्रूव करिए इसका पासपोर्ट है। अब आपने जो बात करी न्यूक्लियर एसेट की, कि आपने बोला कि साहब बाहर की एजेंसी आई थी और उसने न्यूक्लियर एसेट्स को पाकिस्तान के बोला था कि बिल्कुल सेफ है। जरूर कहा होगा, जरूर आई होगी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि डॉक्टर AQ खान कौन है? आपने डॉक्टर AQ खान को हाउस अरेस्ट में क्यों रख रखा है? क्योंकि पाकिस्तान से प्रोलिफरेशन हुआ था, नॉर्थ कोरिया को पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी बेची थी और मटेरियल बेचा था, इसीलिए मुशर्रफ ने जेल में डाला। आज की तारीख में वो बंदा हाउस अरेस्ट में है। उसका पिछले महीने बयान आया था AQ खान का कि मेरे ऊपर ये कर रखा है। तो देखिए, आज की तारीख में आपने फॉरेन एजेंसी के लिए ठीक कर दिया कि वो लोग आ रहे हैं इंस्पेक्शन के लिए, गेरू चूना जिसको हम फौज में कहते हैं, उताई करके फिट कर दिया उसको। सच्ची बात यह है कि AQ खान है कौन, आप दुनिया को बताएं। 2 अब्दुल मिले थे, उसका भी नाम अब्दुल है ना, AQ खान का अब्दुल समथिंग खान, अब्दुल कदीर खान। 2 अब्दुल मिले थे, एक हिंदुस्तान को मिला था, एक पाकिस्तान को मिला था। हमारा जो अब्दुल कलाम था, हमने उसको सर पे बैठाया, देश का राष्ट्रपति बनाया और उसको इतनी इज्जत दी। वो भी हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, हमारे प्रेसिडेंट थे। और आज की तारीख में सिर्फ इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स नहीं, हिंदुस्तान का एक शहरी
डॉक्टर कलाम को सल्यूट करता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट करे, उनसे पहले भी 74 में न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट हो चुका था जब इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी में सक्षम बनाया। नेशन रिस्पेक्ट्स AQ खान, वो हीरो है हमारा, और जिसने आपके लिए मिसाइल बनाई आपने उसको जेल में डाल दिया क्योंकि उसने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन करा था। वैभव बाबा आप बोलिए, मैंने बोल दिया जो मैंने बोल के दिया। बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। तो देखिए ये एजाज का काम है जो हमें करना पड़ रहा है, तो इसका बड़ा अफसोस है मुझे। दूसरी चीज ये है कि जब भी इन्होंने बात करी कि वो जेल में है हाफिज सईद साहब जेल में तो लखवी था, वो जेल में रह के बाप बन गया, बताएं। अब ये कौन सी साइंस है, ये तो मुझे नहीं पता कि ये कौन सी जेल है जहाँ जेल में बंदा जेल में है और उसके बच्चे हो रहे घर पे। तो ऐसी जेल तो मतलब सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकती है, और जिस जेल पे आपको इतना फख्र हो। मैं ऐड करूंगा, आप हिंदुस्तान में भी ऐसी जेलें मुतारफ कर रहे हैं कि अपने कैदी को आप ये ये तो जेल का हाल है। और तीसरी चीज ये है कि देखें, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब इंडिया में रेडिकलाइजेशन, जैसा मैंने पहले पॉइंट उठाया था कि इंडिया में रेडिकलाइजेशन इंडिया के अंदर लिमिटेड है, महदूद है, उसकी एक हद है, वो उसके बाहर नहीं एक्सपैंड करता है, ठीक है। लेकिन आपके यहाँ पे जो रेडिकलाइजेशन है वो पूरे खित्ते को डिस्टर्ब करता है, डिस्टेबलाइज करता है। अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक अगर आपके यहाँ से ओरिजिनेट होता है, आपके बहावलपुर से या मुरीदके से, तो उसकी वजह से दो न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच में वॉर, द वॉर स्टार्ट्स लूमिंग इन बिटवीन टू न्यूक्लियर स्टेट्स। तो ये डिफरेंस है हमारे और आपके यहाँ पे रेडिकलाइजेशन के डिफरेंस, जो रेडिकलाइजेशन का जो डिफरेंस है। एक लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा, आपने कहा था कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है इनको, या जो टेररिस्ट हमले होते हैं कि किसी गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि आप जाएं और 26 से 11 करें या पठानकोट पे हमला करें या उरी पे हमला करें। तो सर मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट्स करें ना करें, हम तो ये कहते हैं कि आपके यहाँ आपके पास गवर्नमेंट्स के पास पावर नहीं है। तो आप ही लोग हैं जो हमको ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप क्यों कहते हैं इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, हम कहते हैं वो पपेट है, आप कहते हैं नहीं वो प्राइम मिनिस्टर है, हम कहते हैं वो पपेट है, आप कहते हैं नहीं उसको मानना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर। हम तो मान रहे हैं इस चीज को कि भाई उसके पास पावर नहीं है, वो ऑर्डर दे भी दे कि तुम जाओ बॉम्बे में जाकर के टेररिस्ट अटैक करो, तो उसे कहने से कोई नहीं आना, एक बंदा नहीं आएगा, उसके अपने पीटीआई के कारकुन नहीं आएंगे। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिनके पास पावर है, जो इन लोगों को ट्रेन करते हैं, जो इनको फाइनेंस करते हैं, वो सिर्फ ना कि सिर्फ यहाँ आते हैं, वो यहाँ आकर के टेररिस्ट अटैक्स करते हैं। वो कौन से इदारे हैं आप भी जानते हैं, और उन इदारों से आपने डील भी करा है। वो इदारे अफगानिस्तान में क्या कर चुके हैं दुनिया जानती है। वो इदारे आज की डेट में वो खैबर पख्तूनख्वा में जो पीटीएम के जो कारकुन है, आरिफ वजीर, अभी जो लेटेस्ट शहादत है आरिफ वजीर की है, तो उनके कितने कारकुन मार चुके हैं, सिंध में कितने लोग मिसिंग पर्सन है, बलूचिस्तान में क्या उन्होंने किया। तो वही सेम इदारे आपके वो हमारे यहाँ पे ये सारे काम कराते हैं। तो भाई आप उनको क्वेश्चन करें ना, हम तो आपसे कहते हैं आप उनको क्वेश्चन करें, आप उनको अकाउंटेबल करें कि भाई आप उनके खिलाफ लिखें। लेकिन अगर आप उनके खिलाफ लिखेंगे तो फिर वही हाल होगा जो हामिद मीर का हुआ, वही हाल होगा जो बाकी आपके यहाँ जर्नलिस्ट जो कि कभी टीवी पे बैठा करते थे आजकल यूट्यूब पे बैठे मिलते हैं, और कुछ को यूट्यूब पे भी नहीं बैठने देते, वहां पे भी उनको ब्लॉक करा रखा है। तो हम आप अच्छा जी जी जो मैं एक बात कह दूं इसके पहले कि आरज़ू आप 30 सेकंड लूंगा। मैं एक बात बता दूं, आप लोग शायद क्योंकि फौज का आप लोगों का ताल्लुक नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, जो मैं इसलिए कहता हूं कि पाकिस्तानी फौज, आर्मी खासतौर से इसमें इन्वॉल्व है टेररिज्म में। पाकिस्तानी फौज कभी नहीं गई अंदर लड़ने के लिए। कश्मीर पे पाकिस्तानी फौज ने जो अटैक करा था, पहले कबायली भेजे थे 47-48 के बाद, कभी कश्मीर वैली के अंदर नहीं आई पाकिस्तानी फौज। ये कारगिल वारगिल साइड में करते रहे ये लोग, और अखनूर साइड में करते रहे, वैली के अंदर इन लोगों ने कभी डायरेक्ट अटैक नहीं करा, पहली चीज। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो चीजें हैं, आईडी का इस्तेमाल, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल, टाइमर्स का इस्तेमाल, डेटोनेटर का इस्तेमाल, किस तरीके से स्नाइपर राइफल इस्तेमाल कर, ये सब पाकिस्तान में हथियार होंगे। देखिए हथियार होना और हथियार इस्तेमाल करना जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान में AK-47 सिविलियन के हाथ में दिखना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस सिविलियन को सिर्फ ट्रिगर दबा के और उसको खोल के जोड़ के साफ करके, ये हथियार नहीं है, ये 2 दिन के अंदर कोई सीख सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर जिस तरीके से उनको ट्रेनिंग करना, ये कुछ चीजें हैं जो करते हैं, दीज आर हाईली टेक्निकल, और ये चीजें सिर्फ एक मिलिट्री कर सकती है।
ये किसी के बस का नहीं है, सिविलियन के बस का नहीं है। जो पुलवामा में अटैक हुआ था, जिसमें हमारे वीरगति को प्राप्त हुए थे 40 सीआरपीएफ के बहादुर जवान, जो पूरा सेट करा गया था किस तरीके से, मैं आपको बता रहा हूं एज एन आर्मी ऑफिसर, ये किसी सिविलियन के, पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, कहीं का भी हो, वो आप कह दे साहब मैं तालिबान का कमांडर हूं, उसकी जो सिखलाई है वो फौज से हुई है, एक सिविलियन के बस का नहीं है, उसको पता ही नहीं। ये क्लासरूम में बैठ के, स्क्वाड पोस्ट में बैठ के सीखी जाती हैं चीजें। इसके ऊपर प्रॉपर प्रेसिज, हम लोग प्रेसिज बोलते हैं, बुकलेट्स होती हैं, इसकी प्रॉपर प्रेसिज होती हैं, इसको बैठ के सिखाया जाता है। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि ऐसी है, ये मुजाहिदीन है और लड़ने चले, ये इतना सिंपल नहीं है कि मुजाहिदीन लड़ने चले गए। दीज पीपल आर ट्रेन्ड, दे मे नॉट बी वेरी वेल ट्रेन्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अल्टीमेट इनकी ट्रेनिंग है, क्योंकि इनका दौरा-ए-आम, दौरा खास होता है, 2 पार्ट्स में इनकी ट्रेनिंग डिवाइड है, 4 कैप्सूल होते हैं इनके, तो उसी में इनका काम हो जाता है। लेकिन डेफिनेटली देयर इज मिलिट्री ट्रेनिंग, विदाउट मिलिट्री ट्रेनिंग यू कैन नॉट डू दिस।